हेलो स्टूडेंट्स, स्काउट्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम शोभित है और आज की केमिस्ट्री इस क्लास में हम नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। जीओसी टॉपिक होगा हमारा। ठीक है। नीट का एग्ज़ाम 5 मई को है, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो लास्ट मोमेंट पे हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिनमें से अगर फर्स्ट पे नहीं तो टॉप कुछ टॉपिक्स जो हैं उनमें से एक है जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग। तो इनके कुछ पीवाईक्यूज हम देखेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हमें कौन से कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इसमें हम केवल पीवाईक्यूज ही नहीं सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, बट पीवाईक्यूज के साथ उनके जो कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं उन पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के लिए वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मोस्ट डिफिकल्ट कंपाउंड प्रोटोनेशन के लिए कौन सा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, मैंने फोटोज ही ले ली हैं। आप आई होप कि आप लोगों को सही से विजिबल होगा। वैसे मैं हम हर कंपाउंड को अलग अलग एनालाइज करूंगा। देखिए, तो कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, सबसे पहले हमें ये समझना है कि इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है तो वो किस टॉपिक से है बेसिकली। तो ये बेसिसिटी के टॉपिक का क्वेश्चन है। बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का टॉपिक है, सॉरी। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ जो है उसको कंपेयर कैसे करेंगे आप? तो बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए कुछ चार पॉइंट्स होते हैं जो आपको सबसे बेसिक तरीके से आपको एनालाइज करना होता है उन टॉपिक्स, उन पॉइंट्स को। जैसे पहला पॉइंट होता है, आपको आप हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, अब देखिए प्रोटोनेशन अगर हम कर रहे हैं तो बेस कोई भी होता है वो H+ एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और वो कुछ ऐसा BH+ बना लेता है। ठीक है, अब ये बेस जो है वो H+ एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, या फिर कितनी जल्दी कर लेगा, बेसिक स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी, ये इन बातों पे डिपेंड करता है कि जो एटम इस H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए नाइट्रोजन, मोस्ट ऑफ द केसेस में नाइट्रोजन काम करता है एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो H+ को डोनेट करके और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है H+ के बीच में। तो इसकी वजह से ये एक्सेप्टेंस और बेसिसिटी वाली प्रॉपर्टी आती है। तो हमें ये एनालाइज करना होता है कि वो लोन पेयर कितना ज्यादा अवेलेबल है और वो कितने अच्छे से डोनेट कर सकता है H+ को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कंपाउंड्स में देखेंगे तो जो भी लोन पेयर बेयरिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है यहाँ पे वो कौन से हैं? तो लोन पेयर बेयरिंग ग्रुप्स यहाँ पे हमारे जो प्रेजेंट हैं वो ऑक्सीजन है। ठीक है ना, दो लोन पेयर होंगे लेकिन मैं अभी एक ही दिखा रहा हूँ क्योंकि एक ही लोन पेयर जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए काम आएगा। ठीक है, तो ये लोन पेयर है यहाँ पे। अब आपको देखिए क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन देखना होता है। हाइब्रिडाइजेशन से आपको क्या पता चलता है? अगर मान लीजिए कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp हाइब्रिडाइज्ड, तीन एटम्स आपके पास हैं, तो इनमें से बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि आपको शायद पता होगा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर किसी भी एटम के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसका मतलब ये है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो डोनेट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, या रेजिस्ट करेगा डोनेशन। तो इस वजह से, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर sp में सबसे ज्यादा होता है 50%, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी और बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो लोन पेयर है, लोन पेयर जो डोनेट होने वाला है वो डीलोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है? वो डीलोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है? ठीक है, तो अगर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है इसका मतलब ये है कि वो एक एटम के पास नहीं रह रहा है, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अगर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो वो डोनेशन के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं होगा और इस वजह से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। वेर एज अगर आपके पास जो लोन पेयर है एटम के पास, वो लोकलाइज्ड है, मतलब एक ही एटम पे है, डीलोकलाइज्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो डोनेशन के लिए ज्यादा रेडिली अवेलेबल है और इस वजह से बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तीसरा पॉइंट जो हमें देखना होता है वो ये कि कहीं एरोमेटिसिटी तो नहीं है, कहीं एरोमेटिक कंपाउंड तो नहीं बन रहा है, लोन पेयर के होने की वजह से एरोमेटिसिटी तो नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो वो लोन पेयर
बिल्कुल डोनेट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको डोनेट कर देने की वजह से उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। तो एरोमेटिसिटी लूज हो जाने का मतलब है स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाना, और इस वजह से वो कभी भी उस लोन पेयर को डोनेट नहीं करना चाहेगा मॉलिक्यूल जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है। ठीक है। और लास्ट में हम एक और इंडक्टिव इफेक्ट को देख लेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो हमें कैसे बताएगा? अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एटम के ऊपर इंक्रीज करेगा और इस वजह से उसकी डोनेशन की एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। वेयर एज अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को एटम के ऊपर से कम कर देगा और उसके डोनेशन की एबिलिटी को भी कम कर देगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा एक और जो टाइप ऑफ कंपाउंड है जो हमने देखा होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं, वो कुछ इस तरीके के कंपाउंड आपने देखे होंगे। इस तरीके के कंपाउंड, इनमें क्या है, यहां पे देखिए, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, और कॉन्जुगेशन करके इस नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप कर रहा है? नेगेटिव। ठीक है। तो ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्चुअली बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। तो इस वजह से इस तरीके के जो कंपाउंड आपको देखने को मिले, अगर ऐसा हो सकता है कि दोनों साइड से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो, ये भी हो सकता है NH2, तो इधर से भी रेजोनेंस होगा फिर। ठीक है। तो अगर इस तरीके के कंपाउंड हैं, इनको आप एक स्पेशल नाम दे सकते हैं, गुआनिडीन टाइप ऑफ कंपाउंड्स बोलते हैं इनको। तो गुआनिडीन टाइप ऑफ अगर मॉलिक्यूल्स आपको मिले हुए हैं, तो गुआनिडीन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा आप मार्क कर देंगे ऑप्शन में। ठीक है। तो इन बातों को अगर ध्यान रख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने दोबारा चलें, तो देखिए, इस ऑक्सीजन की वाटर में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। यहां पे भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, यहां पे भी ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और यहां पे जो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। एक और पॉइंट यहां पे भी हम ध्यान में देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है। तो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना आपको आता होगा। आप जनरली क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए? तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इनको काउंट कर लेते हैं, एक स्टेरिक नंबर आता है आपके पास, उस स्टेरिक नंबर के हिसाब से आप जज करते हैं कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं वो मॉलिक्यूल जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो है फिनॉल, अगर इस फिनॉल को मैं लूं, तो फिनॉल में इस ऑक्सीजन ने बनाए हुए हैं 2 सिग्मा बॉन्ड्स, है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ और एक बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है। और इसके पास 2 लोन पेयर भी इन टोटल होते हैं, तो टोटल इसका स्टेरिक नंबर हो जाता है 4, और स्टेरिक नंबर 4 हो जाने का मतलब आप शायद इसको sp3 मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये sp3 नहीं होता है। ठीक है। देखिए क्यों ये sp3 नहीं होता है। sp3 होने के लिए हो तो जाएगा वो, लेकिन एक चीज आप यहां जो मिस कर रहे हैं वो है कॉन्जुगेशन। तो फिनॉल को जब आप ड्रॉ करते हैं तो यहां पे इस लोन पेयर का कॉन्जुगेशन भी तो दिखाते हैं ऐसे। ठीक है। इसका मतलब कि ये जो एक लोन पेयर है इट इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, इट इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। और अगर ये रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व्ड है तो आपको ये भी पता होगा कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहने के लिए वही इलेक्ट्रॉन्स काम आते हैं जो किस ऑर्बिटल में रहते हैं, जो p ऑर्बिटल में रहते हैं। तो रेजोनेंस में वही इलेक्ट्रॉन्स काम आएंगे जिनको पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं आप, जो कि कहां रहते हैं, p ऑर्बिटल में रहते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो एक लोन पेयर है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं रह रहा, ये p ऑर्बिटल में रह रहा है। इसका मतलब कि एक p ऑर्बिटल आपने इसको असाइन कर रखा है ऑलरेडी, तो आपके पास p ऑर्बिटल बचे कितने? टोटल होते हैं 3, बचे हैं अभी 2। ठीक है। और एक s, तो जो हाइब्रिडाइजेशन है इस ऑक्सीजन की वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक p ऑर्बिटल जो है उसमें लोन पेयर रहेगा, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का काम करेगा और वो कॉन्जुगेशन में पार्ट लेगा। तो इस वजह से इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और अगर हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 है तो हमारा पहले ही पॉइंट से इसका आंसर आ जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसकी बेसिसिटी सबसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। या फिर आप ये भी कहिए कि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से वो अवेलेबल नहीं है फॉर डोनेशन, और अगर वो अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। तो इसमें पूछा हुआ है द कंपाउंड विच इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इज दिस वन, इसको प्रोटोनेट करना सबसे मुश्किल है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आए होंगे।
ठीक है, इस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं नीट में, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ ल्यूइस एसिड। तो ल्यूइस एसिड की अगर हम बात करें तो ल्यूइस एसिड, आपको पता होगा ल्यूइस एसिड क्या होता है। ल्यूइस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं भैया, ठीक है, इनको इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ल्यूइस एसिड अगर आपको देखना है तो अगर किसी पे भी नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो उसको तो हम हटा देंगे ना, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है पहले से, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ओके। बाकी न्यूट्रल हैं सारे। अब न्यूट्रल अगर हैं तो न्यूट्रल में देखिए सबका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, या ऐसे ही बना लीजिए H2O, इस तरीके से होता है ना। BF3 का भी स्ट्रक्चर बनाइए, ये है BF3, और NH3 का भी स्ट्रक्चर बनाइए, तो ये है NH3। अब इन सब में से अगर आप देखेंगे तो सबके पास, इस नाइट्रोजन के पास भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन के पास भी 2 बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर्स हैं, इसका मतलब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन इस बोरॉन के पास केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, और ऊपर से वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा होगा। तो इस बोरॉन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज होता है अच्छा खासा अमाउंट में, इस वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक तो पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, ऊपर से फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है काफी ज्यादा, और इस वजह से ये होगा हमारा ल्यूइस एसिड। तो ये एक ल्यूइस एसिड है। तो BF3 इज अ ल्यूइस एसिड जिसको हम खोज रहे थे इस क्वेश्चन में, ओके। ल्यूइस बेस क्या होते हैं ये भी मैं बता देता हूं साथ साथ। तो ल्यूइस बेस इसके उल्टा हो जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे जो, उनको हम बोल देंगे ल्यूइस बेस। तो इनमें बाकी तीनों जो है ना, वो तीनों ही ल्यूइस बेस हो सकते हैं, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, और NH3 के पास भी लोन पेयर है। तो ये तीनों ही ल्यूइस बेस का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन BF3 ऐसा नहीं कर सकता, इस वजह से वो एक ल्यूइस एसिड है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2023 में ही पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज, इनमें से पूछा हुआ है द नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो कि हकल्स रूल को ओबे करते हैं, ठीक है। तो हकल्स रूल पहले तो देख लीजिए क्या होता है। एरोमेटिसिटी आपने पढ़ा होगा, उसका क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। हकल्स रूल उसमें आता है। हकल्स रूल देखो तीसरा पॉइंट होता है, हमेशा 3 चीजें आपको देखनी होती है किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक है या नहीं बताने के लिए। सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि वो साइक्लिक है कि नहीं, अगर वो साइक्लिक नहीं है तो वो एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात कि वो मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं, ठीक है, अगर वो मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होगा तो उसमें रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, और अगर रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है तो इस वजह से वो एरोमेटिक नहीं हो पाएगा, ठीक है। और लास्ट होता है आपका तीसरा पॉइंट कि वो हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, और हकल्स रूल क्या है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू 4n+2। तो हकल्स रूल क्या बोलता है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू 4n+2। तो आइए देखते हैं इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स में आप कौन से इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, सारे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे जो भी कॉन्जुगेशन में जा रहे होंगे, ठीक है, रिंग के अंदर। अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 10 को इक्वेट करिए 4n+2 के, तो आपके n की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अच्छा हकल्स रूल में मैंने, हाँ, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां पे n की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 0 1 2 3 4 मतलब होल नंबर होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे होल नंबर आ रहा है n = 2, तो इसका मतलब ये है कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन ये खाली हकल्स रूल पूछ रहा है, तो हकल्स रूल ये फॉलो कर रहा है, ओके। यहाँ पे देखिए, तो ये तो हकल्स रूल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है ये, सॉरी। यहाँ पे देखिए ये तो sp3 कार्बन है ना, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन आयन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, कार्बन आयन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 हो जाएगी ना। कार्बन आयन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, मतलब कि ये लोन पेयर जो है वो p ऑर्बिटल में नहीं है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। ये नहीं फॉलो कर रहा, ये नहीं फॉलो कर रहा। चलिए इस पे एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि कार्बन आयंस की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, काफी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। देखिए कार्बन आयंस की 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती हैं, sp3 भी हो सकता है और sp2 भी हो सकता है,
ठीक है। sp3 कार्बन आयन तब होता है जब जो नेगेटिव चार्ज कैरिंग कार्बन है, नेगेटिव चार्ज कैरिंग कार्बन जो है वो आइसोलेटेड है। अगर वो आइसोलेटेड है मतलब किसी भी तरीके के कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं ले रहा है, तब उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेशन में, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ठीक है, इसमें ये कॉन्जुगेशन में है ना, नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे। तो ये नेगेटिव चार्ज अगर कॉन्जुगेशन में है तो जिस कार्बन पे ये नेगेटिव चार्ज है उसकी हाइब्रिडाइजेशन ऑब्वियसली क्या होगी, sp2, क्योंकि कॉन्जुगेशन की प्राइमरी कंडीशन ही यही है कि वो प्लेनर होना चाहिए तभी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो इस वजह से ये sp2 हो जाएगा। तो कार्बन आयन sp3 और sp2 दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में तो वो sp3 है, बराबर। कार्बोकैटायन sp2 होता है, फ्री रेडिकल भी sp2 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो इसके लिए अगर देखेंगे तो दो दो चार टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो चार को इक्वेट करेंगे अगर 4n+2 के, तो n की वैल्यू शायद 0.5 आनी चाहिए, है ना। हाँ 0.5 आएगी। तो इसका मतलब ये है कि वो तो फॉलो नहीं कर रहा ना, होल नंबर नहीं आ रहा। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 ही है, 2 और 2 4, नेगेटिव चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, ओके, 2 और 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं है, ओके। इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 = 4n+2 अगर करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 0। ये तो फॉलो कर रहा है, होल नंबर तो है ना 0, तो इसका मतलब कि ये हमारा सही आंसर है, ओके। इसकी अगर बात करें अगर, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई। 8 = 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो 4n = 6। इसका मतलब n जो है वो होल नंबर नहीं आने वाला है, 6/4 आएगा, मतलब कि 3/2 आएगा, 1.5। तो ये भी हमारा आंसर गलत है, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो ये तो एरोमेटिक दिख रहा है ऐसे ही, तो ये होगा ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। तो 4n+2, यहाँ पे 4n की वैल्यू 12 है और n = 3, तो ये भी है, सही आंसर है आपका। तो इसका मतलब कि 1 2 3, 3 आंसर इसके सही है, ठीक है। ठीक है, इसके 3 आंसर सही है, ओके। अब देखिए, ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन के बारे में मैं आपको बता दूं। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन जो है एक बहुत फेमस कंपाउंड है। आपने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ा होगा शायद। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ये तीनों कंडीशंस ऐसी ही रहती हैं, बस ये हकल्स रूल चेंज हो जाता है। 2 कंडीशन सेम रहती है, हकल्स रूल क्या हो जाता है, हकल्स रूल चेंज होकर के हो जाता है 4n इलेक्ट्रॉन्स, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, +2 हट जाता है। तो अगर आप इसको देखें तो ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। 8 आपको दिख रहा होगा कि प्लेनर है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इसका मतलब कि आप इसको एंटी एरोमेटिक मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, ये नहीं होता है एंटी एरोमेटिक, ये होता है नॉन एरोमेटिक, ये होता है नॉन एरोमेटिक। ये एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नॉन एरोमेटिक है, तो देखिए नॉन एरोमेटिक हो गया वो एंटी एरोमेटिक को छोड़ करके, क्योंकि एंटी एरोमेटिक होने का मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, ओके। अगर कोई मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो वो अनस्टेबल नहीं रहना चाहता ना, तो इस वजह से वो, अगर उसको कोई चांस ऐसा मिलता है कि वो नॉन एरोमेटिक हो सकता है, तो वो एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसका मतलब देखिए, जो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है, इसमें क्या होता है, क्योंकि 8 मेंबर की रिंग है तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाती है ये रिंग, और फ्लेक्सिबल हो जाने की वजह से ये प्लेनर नहीं रहता, ये क्या हो जाता है, ये नॉन प्लेनर, ऐसा टब शेप का हो जाता है। और अगर ये टब शेप का हो गया, नॉन प्लेनर हो गया है, अगर प्लेन नहीं है तो रेजोनेंस भी नहीं है। इसका मतलब कि इसमें कॉन्जुगेशन खत्म हो चुकी है भाई, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा। और अगर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, ये प्लेनर नहीं है, तो ये एरोमेटिक नहीं है, सॉरी एंटी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए भी तो प्लेनर होना जरूरी है ना। पहले 2 कंडीशन तो सेम है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के, तीसरा कंडीशन बस चेंज हो गया है, हकल्स रूल वाला, वो 4n इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है कॉन्जुगेशन खत्म हो चुकी है, और कॉन्जुगेशन अगर खत्म हो चुकी है तो इसका मतलब ये क्या है, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, अब ये क्या हो गया है, नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल, ठीक है।
ये एक अच्छा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आप एक कॉमन रूल याद रख सकते हैं, जनरली ऐसा होता है कि अगर नंबर ऑफ मेंबर्स इन द रिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, 7 या 7 से ज्यादा अगर रिंग के मेंबर हैं, तो जनरली मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक नहीं रहता है, वो नॉन एरोमेटिक हो जाता है। बट ये जनरली हमेशा ध्यान में रखेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो फिर भी एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं, बट हमारे लिए ये काम कर जाएगा, ठीक है, नीट के पर्सपेक्टिव से। ओके, आगे चलेंगे अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन पूछता है भाई। तो देखिए, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय C1 एंड C2। C1 एंड C2, ये रहा आपका C1 और ये रहा आपका C2। C1 की हाइब्रिडाइजेशन, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना करके लिखेंगे। तो देखिए, ये CHO एल्डिहाइड है ना, फिर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर COOCH3। ठीक है, इधर एस्टर है, इधर एल्डिहाइड, एल्कीन है। तो जहां पे भी आपको देखिए, ये कार्बन के लिए तो सिंपल सा फंडा है कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड उसने बना लिए तो sp3 हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए तो sp2 हो गया, और केवल 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाए तो वो sp हो गया, है ना। ये ये सिंपल सा फंडा है, हमेशा काम आएगा लगभग। तो देखिए, यहाँ पे कार्बन ने 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, चौथा पाई बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। यहाँ पे कार्बन ने चारों सिग्मा बॉन्ड है, हाइड्रोजन है ना 2, तो उनके साथ भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, तो ये भी ये sp3 है, ठीक है, यही दोनों शायद पूछ रहा है। तो sp2 एंड sp3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब ये अगर कह रहे हैं आप, तो आपको बेंजाइन का केस ध्यान में रखना चाहिए। बेंजाइन, बेंजाइन में ये मॉलिक्यूल, ये जो कार्बन है, ये sp नहीं है। आपको लगता है कि ट्रिपल बॉन्ड बन गया है कार्बन का तो वो sp हो जाएगा, लेकिन वो sp नहीं है, वो sp2 होता है। तो देखिए, बेंजाइन में जो 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं ना, 2 पाई बॉन्ड्स, वो 2 पाई बॉन्ड्स में से एक पाई बॉन्ड बना हुआ है पी पाई ओवरलैप, मतलब p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के ओवरलैप से, जैसे नॉर्मली बनता है। लेकिन दूसरा वाला p और p के ओवरलैप से नहीं बना है, वो बना है sp2 के ओवरलैप से। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हाइब्रिड ऑर्बिटल से जनरली सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं, पाई नहीं बनता। लेकिन बेंजाइन के केस में sp2 जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना दोनों, तो उनके ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल की रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल चाहिए ना, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है रिंग में। तो इस वजह से sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, sp2 ही रहता है। और दूसरा पाई बॉन्ड sp2 और sp2 के ओवरलैप से बनता है, न कि p और p के ओवरलैप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, देखिए। तो नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन में आपको एक सबसे बेसिक चीज जो ध्यान में रखनी है वो क्या है, एक स्केलेटन की सेकेंडरी पहले रखेंगे भाई, सेकेंडरी या प्रीफिक्स, फिर क्या लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, फिर क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में लिख देंगे सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। ये है अपना। अब देखिए, इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो जो लॉन्गेस्ट चेन आपको दिख रही होगी, देखिए ये है लॉन्गेस्ट चेन, तो इसकी नंबरिंग करेंगे सबसे पहले। अच्छा, नंबरिंग करते टाइम क्या ध्यान रखेंगे, तो देखिए दोनों साइड से नंबरिंग करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है, ठीक है। और दूसरी नंबरिंग अगर मैं इधर से करूं तो 1 2 3 4 5 और 6, ये दो तरीके की नंबरिंग हो गई है भाई। कौन सा वाला होगा बढ़िया, है ना। तो आप फंक्शनल ग्रुप देखिए, फंक्शनल ग्रुप OH है ना, तो फंक्शनल ग्रुप को अगर आप ध्यान देंगे तो वो इधर से तीसरे नंबर पे आ रहा है और इधर से चौथे नंबर पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम ये वाला फॉलो करेंगे, ये वाला फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप OH है। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ही नंबरिंग करेंगे, और इसके हिसाब से आप शायद अब नंबर इसका दे सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा, 3 पे तो ऑल है भाई, ठीक है ना, 3 ऑल है, और 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया, है ना। वर्ड रूट क्या हो गया, हेक्स,
प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, तो देखिए कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एन ही होगा। और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया, ऑल एल्कोहल है। अच्छा, प्राइमरी प्रीफिक्स तो तब लगता है जब साइक्लो होता है, कुछ तो नहीं है साइक्लो यहाँ पे, तो छोड़ देंगे उसको। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आप सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट्स आपके क्लोरीन भी है, क्लोरो और ब्रोमीन भी है, ब्रोमो। कौन सा वाला लिखेंगे भाई, क्लोरो और ब्रोमो में से कौन सा लिखेंगे पहले, तो ब्रोमो पहले लिखेंगे क्योंकि वो बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो और 5 क्लोरो, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, ठीक है। अच्छा, मिथाइल भी तो है, ये मिथाइल भी है भाई यहाँ पे, तो 4 पे मिथाइल भी है, तो एम भी है भाई 4 नंबर पे, तो इसको भी लिखेंगे। तो बी और सी के बाद आएगा ना मिथाइल, तो ठीक है 4 मिथाइल, ठीक है 4 मिथाइल हेक्स 3 ऑल, हेक्स 3 ऑल, ये आपका सॉरी हेक्स हेक्सेन 3 ऑल, ये आपका पूरा नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल, ये आपका पूरा नाम हो जाएगा मॉलिक्यूल का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इन pyridine, पूछ रहा है भाई। देखिए pyridine का स्ट्रक्चर आपको पता होगा शायद, ये होता है। अगर pyridine का स्ट्रक्चर पता है तो कोई कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए इसी तरीके से पाइरॉल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्यूरान के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये बहुत कॉमन मॉलिक्यूल्स हैं। ये है पाइरॉल, ये है फ्यूरान, ये है pyridine, ठीक है। सिमिलरली थायोफीन के बारे में भी शायद पूछा जा सकता है ना, ये थायोफीन है। तो ये सब बहुत कॉमन मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आप पता होना चाहिए आपको। अब देखिए pyridine के बारे में उसने पूछा है अगर, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड्स देखिए, एक और जो गलती होती है यहाँ पे वो ये होती है कि हम सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 गिन लेते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो है यहाँ, है ना, हाइड्रोजन को हम काउंट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा है, तो 6 सिग्मा बॉन्ड प्लस 5 सिग्मा बॉन्ड मतलब 11 टोटल सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितने हैं, तो पाई बॉन्ड तो 6 ही है, 3 ही है सॉरी, पाई बॉन्ड तो 3 है, 3 बॉन्ड्स। और लोन पेयर, तो लोन पेयर यहाँ पे एक नाइट्रोजन के पास होता है ना, ठीक है, वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाता है, लोकलाइज्ड होता है, लेकिन है तो लोन पेयर एक। तो ये वाला कोई ऑप्शन अगर हो तो वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 11 3 और 1 यही है ना, 11 3 और 1 ये सही हो जाएगा, 11 3 और 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो देखिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आया है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, इसमें आंसर मार्क कर दिया गया है, बट ठीक है देखिए समझेंगे कि कैसे आया। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है वो, उसका ऑर्डर आपको पता होगा, बताया गया होगा, क्लास में बताया गया है जिन लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसमें जो बहुत मेजर चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ कि एक रफ ऑर्डर कैसा होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि कोई मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब कोई लोन पेयर डोनेट कर रहा है अगर कार्बोकैटायन को, तो वो वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि उसको लोन पेयर मिल रहा है, ठीक है। फिर देखेंगे कि कहीं एरोमेटिक बन रहा है क्या, एरोमेटिसिटी आ रही है क्या, है ना। फिर आप रेजोनेंस वगैरह देखते हैं, रेजोनेंस कितना ज्यादा हो रहा है ना। आप और क्या देखते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए, आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। और फिर क्या देखते हैं आप लास्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट भी देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कितना लग रहा है। ये सारे इफेक्ट्स हैं जो गवर्न करने वाले हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को। यहाँ पे बहुत सारे नहीं लगने वाले हैं, ठीक है ना, रेजोनेंस लेकिन लगेगा। देखिए अब इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है अगर आपको बताना है, तो देखिए यहाँ तो रेजोनेंस से ही जवाब मिल जाएगा, क्योंकि इसमें अगर ये इधर गया तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा क्या, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। सिमिलरली एक और बन सकता है ना इसका, तो इधर भी आ सकता है ये, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, और ये ऐसे ही रहेगा, और ये, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड,
तो ये दो तरीके के यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इसमें केवल एक ही रेजोनेंस पॉसिबल है, इसमें रेजोनेंस ही नहीं पॉसिबल है, इसमें भी रेजोनेंस नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे तो ये ऐसे ही जीत गया भाई, ठीक है ना, रेजोनेंस के दम पे ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के साथ साथ ही यहाँ पे ये भी आप देखिए कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी हैं बहुत सारे, 3 और 3 अल्फा हाइड्रोजन इस स्ट्रक्चर में है। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे और इस स्ट्रक्चर में भी आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो ये वाला कार्बोकेटायन ओवरऑल सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें रेजोनेंस भी हो रहा है और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक इतने ही क्वेश्चन है अभी हमारे पास, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में, रीसेंट प्रीवियस ईयर्स में जो आए थे जीओसी टॉपिक से, क्योंकि जीओसी टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और उनमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं वो कैसे हैं, उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया था आज। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, जो नहीं पहले से रहे हों अगर। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नीट के एग्ज़ाम के लिए जो 5 मई को होने वाला है। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।